हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप बहुत अच्छे होंगे उम्मीद के हिसाब से। पढ़ाई कैसी है आप लोगों की? होपफुली वो भी बढ़िया हो रही होगी। आप लोग को इस बार थर्ड सेमेस्टर में सेल्फ स्टडी काफ़ी अच्छे से करनी होगी। एग्ज़ाम अच्छा है, सब कुछ सिंपल भी है, ठीक है। आराम से आपको थ्योरेटिकल सेक्शन ज़्यादा है। आप आराम से अपने उचित तरीके से आप अपने 2 बार के एक्सपीरियंस के बेस पे अच्छा पेपर परफॉर्म कर सकते हैं। बस थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिएगा। चीज़ें आपकी गारंटी है कि बहुत अच्छी होगी। आप काफ़ी अनुभवी हैं और कर ले जाएंगे। चलिए आइए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। यहाँ पर हम आपको ये हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न करवाएंगे, क्योंकि आपके प्ले सिलेबस में जो साहित्य का सेक्शन है उसके साथ ग्रामर का जो सेक्शन है वो दोनों इंक्लूडेड है। तो आपके हिंदी के जो प्रश्नोत्तर है वो यहाँ पर मैं करवाने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैं कुछ महत्वपूर्ण आपको यहाँ पर प्रश्न करवाऊंगी। चलिए आइए शुरुआत करते हैं फिर आज की इस क्लास की। पूरा क्लास देखने का पूर्ण प्रयास जरूर करिएगा। इसके बाद अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। क्लास कैसी लगी तो ये भी बात आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बतानी होगी। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। एक प्रकार से कह सकते हैं कि हिंदी व्याकरण के प्रश्न है, या वन लाइनर प्रश्न भी हम कह सकते हैं। वर्णों के समूह को हम क्या कहते हैं? तो वर्णों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। पहला क्वेश्चन आपका एक बहुत छोटा सा आंसर है कि वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? तो वर्णों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। आगे बढ़ते इसी के साथ देखते हैं दूसरा प्रश्न। विस्तृत तथ्यों को संक्षिप्त में लिखना क्या कहलाता है? विस्तृत तथ्यों को संक्षिप्त में लिखना क्या कहलाता है? तो राइट आंसर है सारांश कहलाता है। क्या कहलाता है या हम उसे क्या कहते हैं? उसको हम सारांश कहते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न। सुवाच्य का सही अर्थ क्या होता है? सुवाच्य का सही अर्थ क्या होता है? आपको हिंदी के छोटे छोटे प्रश्नों के अर्थ पूछे जाते हैं। तो सुपठनीय लेख। सुवाच्य का सही अर्थ क्या है? तो वो होता है सुपठनीय लेख। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न। शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठ प्रविधि है। शिक्षण की श्रेष्ठ प्रविधि है तो क्या है? तो प्रश्न प्रविधि जो है वो काफ़ी उचित और सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि प्रश्नों के माध्यम से सिखाना काफ़ी आसान होता है। जो आपके गद्य वगैरह के सेक्शंस होते हैं वो भी साथ साथ आपको प्रश्न भी बच्चों को आ जाता है कि हमें इस पैराग्राफ से या ऐसे हमें प्रश्न बनेंगे। आगे बढ़िए। शब्द भंडार में वृद्धि करने की प्रमुख विधि है। शब्द भंडार में अगर आपको वृद्धि करनी है तो सबसे प्रमुख विधि क्या है जिसके थ्रू आप अपने शब्दों के भंडार में बहुत ज़्यादा वृद्धि कर सकते हैं? तो वो है वार्तालाप। क्योंकि वार्तालाप करने से हम एक बिंदु पे बहुत सारे शब्दों से अवगत होते हैं और वह हमें बताए जाते हैं, जिनके बेसिस पे हम काम को करते हैं। आइए छठा प्रश्न देखते हैं। बाल्यावस्था में भाषा सीखने का मुख्य आधार क्या था? बाल्यावस्था में चाइल्डहुड की जब एक स्टेज चल रही थी तो भाषा सीखने का, लैंग्वेज सीखने का जो एक बेस था, पिलर आधार था, वह क्या था? तो वो था अनुसरण। वो क्या था? अनुसरण था, जहाँ पर हम इसके द्वारा कोई भी भाषा है या कोई और कथनीय चीज़ें हैं उनको समानता बहुत आसान तरीके से सीख लेते थे। इसी के बेस पर हम और भूमिकाओं को भी निभाते थे। आगे बढ़िए। दुख की अनुभूति पर वाचक का स्वर भारी होना है। दुखों की जब अनुभूति होती है तो हमारे जो स्वर होते हैं भारी से हो जाते हैं। तो वो वह चीज़ें क्या है? तो ध्वनि वश्यता कहलाता है। जैसे वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है, वो यही प्रश्न है कि ध्वनि वश्यता कहलाता है। आगे बढ़िए। कामायनी किसकी प्रसिद्ध रचना? मैंने अपने साहित्य के प्रश्न की इसमें ऐड किए हैं और इस तरीके से संबंधित मैं और भी प्रश्न आपको करवाऊंगी। कामायनी किसकी प्रसिद्ध रचना? इस तरीके से आप बहुत सारी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं, कवियों के बारे में पढ़ा है। तो कवियों का जो जन्म स्थान है, जो उनकी मृत्यु का स्थान है, जन्म स्थान, जो जन्म की तारीफ है और उनकी जो रचनाएं हैं, जो कृतियां हैं, वही आपसे प्रश्न ऑब्जेक्टिव में बनेंगे। तो कामायनी किसके है? जयशंकर प्रसाद जी की है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा। गीतांजलि के रचनाकार कौन है? इनके बारे में भी आपने काफ़ी पढ़ाया जाना है। तो राइट आंसर रविन्द्रनाथ टैगोर। आपके 9th का जो करेक्ट आंसर है वो है रविन्द्रनाथ टैगोर, गीतांजलि के रचनाकार। आगे बढ़िए, इसी के साथ चलते हैं, देखते हैं 10th प्रश्न। गोदान के लेखक कौन है? गोदान किसकी रचना है? गोदान तो मुंशी प्रेमचंद की है, जो कि आपका 10th का राइट आंसर यहाँ पर होगा। आगे बढ़िए 11वें प्रश्न पर चलते हैं। जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? जो धातुएं हैं या जो शब्द होता है उसके अंत में जो चीज़ जोड़ी जाती है वह क्या कहलाती है? तो वो प्रत्यय कहलाती है, क्योंकि प्रत्यय जो होता है वो हमेशा किसी भी शब्द या धातु के अंत में जोड़कर लिखा या बनाया जाता है। तो जो धातु या शब्द अंत में जोड़ी जाती है वो हमारी प्रत्यय कहलाती है। आगे बढ़िए 12th प्रश्न। प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है? प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है? तो राइट आंसर है प्रख्यात में प्रा प्लस ख्यात मिलाकर प्रख्यात बना हुआ है और इसमें प्रा उपसर्ग है। तो आपको उपसर्ग और प्रत्यय आना चाहिए, प्रश्न आपको आएगा। यहाँ तक क्लियर है सभी को? चलिए इसी के साथ फटाफट क्लास को लाइक करिए जिन्होंने अभी तक नहीं किया। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। 13वां प्रश्न आज का यहाँ पर है कि हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? तो वह 42 है। आगे बढ़िए। पुरोहित शब्द में उपसर्ग क्या है?
पुरोहित शब्द में उपसर्ग क्या है? तो राइट आंसर है पुरः। क्या है? पुरः। पुरोहित शब्द में जो उपसर्ग है वो क्या है? वो है पुरः। आगे बढ़िए, इसी के साथ चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। 15th क्वेश्चन है, संस्कार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। संस्कार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है तो कौन सा उपसर्ग है? सम उपसर्ग है। संस्कार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है तो कौन सा उपसर्ग से मिलकर संस्कार शब्द बना है? तो सम उपसर्ग को मिलाकर यहाँ पे संस्कार शब्द निर्मित हुआ है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। मैंने आपको अभी तक 15 प्रश्न करवाए 5 मिनट में। क्या कोई प्रॉब्लम है? बहुत बेसिक सा है, आपको ये 1 लाइनर में भी आएगा, आपको आपके ऑब्जेक्टिव में भी आएगा, आपके बहुत सारे एग्जाम में भी आपकी हेल्प करेगा। विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है भैया। विज्ञान शब्द में क्या उपसर्ग मिलाकर विज्ञान शब्द बना है? तो वी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वी उपसर्ग लगाकर विज्ञान शब्द बना है। आगे बढ़िए, 17वां प्रश्न। चिरायु शब्द में उपयुक्त उपसर्ग है। चिरायु शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो चिर है। चिर प्लस आयु मतलब यहाँ पर आपका क्या हो गया? चिरायु। 17 में आपका चिर होगा। नेक्स्ट देखिए, निर्वाह शब्द में उपयुक्त उपसर्ग। निर्वाह शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो निर उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? निर्वाह शब्द में आपका निर उपसर्ग है। इसी के साथ नेक्स्ट, धुंधला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? धुंधला शब्द में कौन सा प्रयुक्त प्रत्यय है जिससे धुंधला शब्द बना? तो वो है ला। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ला। आगे बढ़िए, इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न। जिसके पास कुछ भी ना हो उसे हम क्या कहते हैं? जिसके पास कुछ भी ना हो उसे हम क्या कहते हैं? उसको हम अकिंचन कहते हैं। आपके वाक्यांश के एक शब्द आते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जो व्यतीत हो गया हो उसे क्या कहते हैं? उसे अतीत कहते हैं। जो बीत गया हो उसे हम क्या कहते हैं? उसको हम अतीत कहते हैं। जो व्यतीत हो गया हो उसे हम अतीत कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जिसकी था ना मिले उसे क्या कहते हैं? जिसकी था ना मिले उसे हम क्या कहते हैं? तो राइट आंसर, उसे हम अथाह कहते हैं। जिसकी था ना मिले उसको हम अथाह कहते हैं। आगे बढ़िए, इसी के साथ 23। रात में पहरा देने वाला व्यक्ति उसे हम क्या कहते हैं? जो रात में पहरा देते हैं उसको हम क्या कहते हैं? तो चौकीदार मत लिख दीजिएगा, यामिक कहते हैं। ध्यान रखिएगा, रात में पहरा देने वाला जो व्यक्ति होता है उसको हम यामिक कहते हैं। नहीं मालूम होगा, नए प्रश्न होंगे, ज़रूर इन सब चीज़ों को जानते चलिए। नेक्स्ट 24। जिस वस्तु का मूल्य ना आंका जा सके। एक ऐसी वस्तु जिसका कोई मूल्य नहीं। जैसे कहते हैं कि जीवन का कोई मूल्य नहीं होता, किसी की जान का कोई मूल्य नहीं होता, किसी की जान आप किसी के पैसे से नहीं खरीद सकते हो। तो जिस वस्तु का मूल्य आंका ना सके उसे अमूल्य कहते हैं। ठीक है, अमूल्य धरोहर है, अमूल्य है, जिसका कोई मूल्य ना हो। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न। श्री गणेश करना मुहावरे का अर्थ है। श्री गणेश करना, शुरुआत करना, शुभ आरंभ करना। इसीलिए गणेश जी की पूजा हर विधि विधान के का हिंदू धर्म में सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है, क्योंकि वो प्रथम पूजनीय गणेश भगवान है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा इनके लिए। श्री गणेश करना मतलब शुभ आरंभ करना, उस काम की शुरुआत करना। आगे बढ़िए, हाथ पैर मारना। मुहावरे और लोकोक्तियाँ आप में भी बहुत आएंगी, ध्यान रखिएगा। हाथ पैर मारना यानी कि काफ़ी प्रयत्न करना, काफ़ी प्रयास करना। हाथ पैर मारना, काफ़ी प्रयत्न करना। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाथ मलना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? हाथ मलना। पछताना, रिग्रेट करना। ठीक है, पछताना, काश मैंने कर दिया होता, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ठीक है, गलती करने के बाद पछताने से अच्छा है कि आप उसको पहले से सोचो। तो हाथ मलने का मतलब क्या है? पछताना। आगे बढ़िए, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना। चेहरे की सारी हवाइयाँ ही उड़ गई, यानी कि घबराना। कोई आपने गलत काम किया है या कुछ आपने गलत हो गया है, या आपने कुछ सडनली ऐसा देख लिया कि आपके हक्के बक्के उड़ गए, आपकी हवाइयाँ उड़ गई, आप घबरा गए, आप डर गए। तो ये आपका राइट आंसर। यहाँ तक क्लियर? समझ में आई बातें? सिंपल बेसिक 1 वर्ड में, 1 लाइनर में। ऐसे मैं बहुत सारी चीज़ें आपको छोटी छोटी क्लासेस दूंगी, सारी चीज़ें आपको करवाऊंगी। आगे बढ़िए, टांग का सा मुँह लेकर रहना, टका सा मुँह लेकर रहना। मुहावरे का अर्थ क्या? शर्मिंदा होना, कोई लज्जत काम कर देना या गलत किसी को बोल देना, अनावश्यक किसी से झगड़ा मोल लेना। तो एक होता है ना टका सा मुँह, लटका लटका सा मुँह हो जाता है, तो वही है शर्मिंदा होना। ठीक है, क्या होना? बहुत शर्मिंदगी को झेलना। आगे बढ़िए, इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 31। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो वर्ण होती है। सबसे छोटी इकाई जो होती है वह वर्ण होती है। चलिए देखिए फ्रेंड्स, दूसरा देखिए क्या है। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से होते हैं? ये आपसे बेसिक पूछा जाता है, तो अंक और आहा। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह कौन से होते हैं? तो अंक और आहा होते हैं, ये क्लियर होना चाहिए। फिर है तो आपका 33 प्रश्न आपसे है, ए और ए क्या होता है? ए और ए क्या होता है? तो ये कंठ तालव्य होते हैं। आपके हिंदी व्याकरण में जो उच्चारण स्थान दिया गया है सभी वर्गों का, वो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि उससे प्रश्न आपको बहुविकल्पी बहुत बनेगा, और वो मैंने कई बार करवाया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए,
आपसे 34 यहाँ पर कह रहा है कि का खा का गा जा फा ध्वनियाँ कैसी हैं। तो ये अरबी फारसी की ध्वनियाँ हैं। कैसी ध्वनियाँ हैं? अरबी फारसी की ध्वनियाँ हैं। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए 34 प्रश्न बनाए थे। हिंदी के छोटे छोटे बहुत महत्वपूर्ण 34 प्रश्न का सिलेक्शन मैंने किया और आपको यहाँ पर क्लास दिया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न सही लगे होंगे। मैं आपको साहित्य के प्रश्न इस तरीके से करवाने का एक वीडियो बना रही हूँ, जल्दी वो क्लास भी करवा दूंगी, तो आपका वो भी सेक्शन क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, ढेर सारी बातें और क्वेश्चन ऐसे करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।